हेलो दोस्तों, मिशन आरबीएससी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। इतिहास की वन शॉट सीरीज में आज हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। इस सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे इसके शॉर्ट नोट्स, टू द पॉइंट, बिल्कुल एकदम बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से। फिर हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान के प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर हम बड़े प्रश्न 3 और 4 नंबर के प्रश्न हैं वो करेंगे। और फिर इस सेकंड चैप्टर से मैप के लिए जो खास इंपॉर्टेंट प्लेस है, स्थान है जहां जहां से मैप पूछा जा सकता है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आप इस क्लास को कंप्लीटली देख लें तो आपका सेकंड चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर तीनों पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम तीनों चैप्टर की एक वन शॉट क्लास लेंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे केवल। जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चाहे छोटा प्रश्न हो, बड़ा प्रश्न हो, कहीं से भी अगर प्रश्न बनता है, लेकिन ये चीजें अगर आपने कवर कर ली तो आपका प्रश्न राइट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई प्रिंसेप के खोज की। सबसे डाउटफुल प्रश्न आपके दिमाग में रहता है। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे किताब में या हमारे पासबुक में प्रिंसेप की जो उन्होंने जो लिपियों को पढ़ा था ना, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों को, तो हमारे किताब में जो है उसमें 38 लिखा हुआ है, 1838। कुछ बच्चे कहते हैं हमारे 1830 लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले इसी डाउट को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है ना, जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था। जो बच्चे कह रहे हैं 1830, उनको उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किताब में 1830 का दशक लिखा हुआ है ना। आप अगर मान लो प्रश्न आता है कि किस दशक में, तो 1830 का दशक, दशक का मतलब समझते हो ना, ये 1831 से लेके 1840 तक का जो काल है, 10 वर्षों का जो समय है, वो दशक कहलाता है। तो 1830 का दशक अगर कहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट सन पूछा जाता है तो 1838 राइट रहेगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि सिक्कों और अभिलेखों पर एक राजा का नाम मिला है जो है पियदस्सी। पियदस्सी का मतलब होता है दिखने में प्रिय, यानी दिखने में अच्छा, दिखने में सुंदर, दिखने में मनोहर। तो इसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला। मनोहर यानी मन को हरने वाली, मुख मैंने मुख की आकृति। तो कहने का मतलब अशोक जो है वो एक सुंदर राजा था। यह अशोक के लिए आया है, और यह राजा कोई और नहीं था बल्कि महान सम्राट अशोक था। और यहीं से प्राचीन इतिहास के रहस्य खुलते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो आपको 1838 का ध्यान रखना है, एक प्रिंसेप का ध्यान रखना है, और एक पियदस्सी। बस ये तीन चीजें हैं। पियदस्सी किसके लिए यूज हुआ है? अशोक के लिए। पियदस्सी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिखने में प्रिय, दिखने में मनोहर। जेम्स किसने ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों को कब पढ़ा था? 1838 में। तो बस ये पूरी चीजें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इस स्लाइड से। अब देखो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, और यहां पर कुछ चीजों को ध्यान देना है। यहां पर हम बात करेंगे 16 महाजनपद और मगध के उदय की बात करेंगे। हमारे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसमें प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। और इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो लोहे के प्रयोग और सिक्कों के विकास से 16 बड़े राज्यों यानी महाजनपदों का विकास हुआ। यह आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। दूसरी बात कि ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, और वर्तमान में जो मगध है वो बिहार राज्य में पड़ता है। अब इस मगध के से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम कवर करेंगे। मगध की सफलता के कारण क्या थे भाई? इतना 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा सफल मगध ही क्यों बना? तो उसके कारण क्या थे कि एक तो यहाँ की भूमि थी जो उपजाऊ जमीन थी, ठीक है, धरातल समतल था, और गंगा नदी के पानी के कारण यहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। उसके बाद यहाँ पे लोहे की खदानें थी जो शस्त्र बनाने के लिए काम में आते थे,
और हाथी और गंगा नदी से व्यापार भी होता था। हाथियों से, हाथी व्यापार के लिए भी और साथ ही साथ हाथी युद्ध लड़ने के लिए भी। भाई उस जमाने में युद्ध जो है वो एक अपरिहार्य स्थिति हुआ करती थी, कभी भी हो जाते थे और युद्ध के बल पर ही साम्राज्यों का उस समय अस्तित्व बना रहता था। तो युद्ध लड़ने के लिए एक तो शस्त्रों की जरूरत पड़ती थी जो लोहे से बनते थे, साथ ही साथ हाथी उपलब्ध थे। और किसी भी राज्य या किसी भी साम्राज्य, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो अर्थ का होता है, वित्त का होता है, धन का होता है, और धन व्यापार से ही आता है, आप सब जानते हैं। तो गंगा नदी से व्यापार भी इनका हो जाता था। अब इस स्थान से आपको जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि भाई प्रश्न ये आ सकता है, मगध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मगध महाजनपद के इतने शक्तिशाली बनने का मुख्य कारण क्या था? लोहा, हाथी, गंगा नदी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, और उपजाऊ भूमि ये भी आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, बात हम करते हैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, क्योंकि हमने बात करी ना मगध, मगध सबसे शक्तिशाली, इसी मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो स्थापना कब होती है याद रखना है, 321 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की हम बात कर रहे हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आया समझ में? चाणक्य वही कौटिल्य जो कि एक महान आचार्य थे, एक महान शिक्षक थे। अब कहते हैं ना शिक्षक के हाथों में जो है वो राष्ट्र का निर्माण। तो इन्हीं चाणक्य ने, एक बार इनका अपमान हो गया था मगध में, इससे पूर्व जो शासक थे उसने अपमान कर दिया। तो अपमान की उस आग में जब वो जा रहे थे तो जंगल में एक बालक मिला, उसी बालक को इन्होंने प्रशिक्षित किया और वही बालक जो है वो आगे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से जो है उस मगध को एक नया साम्राज्य दिया, उसी को मौर्य साम्राज्य कहते हैं भाई। जानकारी के स्रोत क्या है? मैगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और साथ ही साथ चाणक्य, यही चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। ये इंडिका और अर्थशास्त्र, इन दो ग्रंथों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। और मौर्य के 5 प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र थे, प्रश्न आ सकता है मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो था पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी, दूसरा था तक्षशिला जो शिक्षा का बहुत ही एक प्रसिद्ध केंद्र था, एक तीसरा था उज्जैनी जो उज्जैन के नाम से आजकल जाना जाता है, फिर था तोसली और एक था सुवर्णगिरी। तो ये 5 महत्वपूर्ण केंद्र आपको याद रखने हैं। एक राजगीर भी आता है, राजगृह, जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, वो आपको याद रखना है। अब यहां से इस स्लाइड से जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है वो क्या है? 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है मगध में। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था इंडिका जो कि मैगस्थनीज ने लिखा था, और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था अर्थशास्त्र जो मुगल मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था। और 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, ये इतना आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, क्लास को लाइक करना है, कर दीजिए जल्दी से क्लास को लाइक। मैं आपको याद दिला देता हूं, वैसे तो आप कर देते हैं मुझे पता है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक निवेदन की कई बार अगर भूल जाए तो मुझे याद दिलाना होता है आपको। दूसरा निवेदन यह है कि आपके पास अगर हाइप का ऑप्शन बचा हुआ है तो वीडियो को हाइप कर दीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट को एक सप्ताह में 3 हाइप मिलते हैं, आप अलग अलग 3 वीडियो को हाइप कर सकते हैं या एक ही वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। तो प्लीज हाइप कर दीजिए। और अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। वीडियो को आपको क्या करना है दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। अब हम बात करते हैं अशोक और उसके धम्म की। अब देखिए भाई क्या होता है कि अशोक ने एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा था जिसे कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उस भयानक नरसंहार को देख करके युद्ध न करने का मन बना लिया। उसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया और एक धर्म का जो है वो उसने अपनाया था, या फिर स्टार्ट किया था कह सकते हैं। धर्म का मतलब होता है कुछ नैतिक नियम बनाए थे, वो नैतिक नियम ही धर्म कहलाते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि अशोक का धर्म क्या था, तो वो नैतिक नियमों का संकलन था जो आगे जाके हम प्रश्न करने वाले हैं। आपको रेडी प्रश्न का आंसर मिलेगा। इस क्लास में हम सब कुछ करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब धर्म क्या था भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो धर्म के कुछ नियम थे। क्या नियम थे? बड़ों का आदर करना, सन्यासियों को दान देना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, ये कुछ अच्छे नियम थे। इन्हीं को अशोक का धर्म कहा जाता है।
और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भाई अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। अब तो अशोक ने युद्ध छोड़ करके इस सदाचार में इतना डूब गया कि अपने राज्य में इन्होंने अधिकारियों तक की नियुक्ति कर दी, और वो अधिकारी कहलाते थे धम्म महामात। और यहां तक भी कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। तो ये अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यहां से कई बार प्रश्न बनता है कि भाई अशोक ने जो धम्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें धम्म महामात कहते हैं। अब यहां से आपको क्या भाई याद करना है, महत्वपूर्ण चीज है अशोक का धम्म। क्या था अशोक का धम्म? इसमें कुछ नियम थे, शांति और सबका सम्मान करने जैसे कुछ नैतिक नियम थे, जिसमें सन्यासियों को दान देना, सबका आदर करना, अहिंसा का पालन करना, है ना, ये दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, यही अशोक का धम्म था। चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो हम बात करेंगे नए राजत्व के सिद्धांत, विशेष करके दक्षिण भारत में चलते हैं भाई। अब यहाँ पे दक्षिण भारत में क्या हुआ था कि एक जो तमिलकम जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग साम्राज्यों का उदय हुआ था। एक थे चोल, दूसरे थे चेर और तीसरे थे पांड्य। जैसी नई सरदारियां उभरी थी दक्षिण में। कुषाण शासकों ने खुद को देवताओं के समान दिखाने के लिए विशाल मूर्तियां बनवाई और देवपुत्र की उपाधि धारण की। उन्होंने अपने आप को देवताओं के पुत्र के समान बताया। तो कैसी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। प्रश्न बन सकता है कि कौन से शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण शासकों ने। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि भाई दक्षिण में जो नए सरदार उभरे थे, नए राज्य स्थापित हुए थे, वो कौन से थे? तो वो चोल, चेर और पांड्य, और साथ ही साथ कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अपने आप को देवताओं के समान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनवाई थी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ ग्रामीण इलाकों की, देहात की किसानों के बारे में। उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल और कुएं तालाबों से सिंचाई शुरू हुई। गांव के प्रभावशाली और अमीर किसान को गहपति कहा जाता था। उसके बाद प्रभावती गुप्त का उल्लेख आता है। भाई इसको जरूर थोड़ा ध्यान देना, प्रभावती गुप्त का बहुत बार उल्लेख आता है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसका विवाह वाकाटक नरेशों के साथ हुआ था। और ये भूमि दान के लिए जानी जाती है। भाई भूमि दान जो है ना, उसे अग्रहार कहा जाता था। भूमि का दान करना अग्रहार कहा जाता था। भूमि दान के लिए जानी जाती है प्रभावती गुप्त, ध्यान देना है। अब यहां से कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो गहपति, भाई गह का मतलब होता है ग्रह, पति मैंने स्वामी, घर का स्वामी, घर का मुखिया जो होता था। तो अमीर जो किसान होते थे, अग्रहार होता था ब्राह्मणों को दान, है ना, ब्राह्मणों को जो दान होता था या भूमि दान जो होता था उसे अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी काल के नगर और व्यापार के बारे में। तो भाई व्यापार जो है वो नदी और जमीन दोनों रास्तों से होता था। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। इस चीज को आपको याद रखना है। सबसे पहले सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ये प्रश्न कई बार आता है, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे प्रथम शताब्दी में। और एक आहत सिक्के भी मिले हैं भाई, जो चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत या पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के बने होते थे। और सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने सबसे पहले जारी किए थे। श्रेणी कौन होती थी? तो श्रेणी जो है वो व्यापारियों का संघ होता था, वो श्रेणी कहलाता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखेंगे। अब हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, भाई मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों यहां पर अगर बात आती है सबसे प्रारंभिक राजधानी की, तो हमारा आंसर होगा बी, राजगृह या राजगीर या राजगृह, है ना, या राजगृह। ग्रह का मतलब होता है घर, राज मैंने राजाओं का घर, तो राजगाह का मतलब भी होता है राजाओं का घर। तो ये जो है वो मगध की पहली राजधानी थी। बाद में फिर पाटलिपुत्र को भी मगध की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है 2 किताबों से, एक इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी और दूसरी अर्थशास्त्र जो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। तो आंसर हो गया इसका मेगास्थनीज भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो अभी हमने देखा कि कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। और दूसरा, एक पंचमार्क सिक्कों का भी उल्लेख आता है, जो चांदी और तांबे के सिक्के होते थे वो पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुषाण शासक। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन थे? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी संस्कृत भाषा में, और इसका जो है वो आंसर है ऑप्शन ए, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अग्रहार किसे कहा जाता था? हमने देखा ना, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। और भूमि दान के लिए कौन सी रानी जो है वो जानी जाती है? आप सभी को याद है ना, प्रभावती गुप्त का नाम याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक से उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थान के कुछ प्रश्न देखो भाई, कि कई अभिलेखों में अशोक का उल्लेख रिक्त स्थान यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा के रूप में हुआ है। तो उसे क्या कहा गया है? मनोहर मुखाकृति वाले राजा, प्रियदर्शी। याद है ना आपको, प्रियदर्शी यानी दिखने में प्रिय, दिखने में सुंदर, तो प्रियदर्शी इसका उल्लेख हुआ है। दूसरा प्रश्न है, व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन को प्राचीन काल में कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था भाई, श्रेणी, ध्यान रखना, क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे रिक्त स्थान की उपाधि धारण की थी? वो अपने आप को देवताओं के समान दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं के पुत्र, देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन आपका देवपुत्र। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ है। नेक्स्ट है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? भाई जेम्स प्रिंसेप का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी, टकसाल जो होती है ना जहां सिक्के ढाले जाते हैं, उसका एक अधिकारी था जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था 1838 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको बता दिया था, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। अगला क्वेश्चन है कि गृहपति से क्या तात्पर्य है? तो घर का मुखिया या गांव का प्रभावशाली और संपन्न किसान जो होता था वो गृहपति कहलाता था। क्योंकि अगर किसी गांव का भी होता था ना, तो वो फिर पूरा राजस्व कलेक्ट करके शासक तक पहुंचाता था, तो इसे गृहपति कहा जाता है। इसके लिए 3 नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, धम्म महामात की नियुक्ति किस शासक ने की थी और क्यों की थी? तो अशोक ने धम्म महामात की नियुक्ति अपने धम्म के प्रचार के लिए की थी। सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब हम बड़े प्रश्न करेंगे जो 3 नंबर या 4 नंबर में बन सकते हैं। आप इनका विस्तार कर सकते हैं, मैं केवल खास पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अगर पॉइंट्स दिमाग में रह गए तो आप बड़े प्रश्न आराम से कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? नोट कर लो कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए हमने इसे इंपॉर्टेंट बता दिया है। तो पहली बात तो यह है भाई, लोहे का प्रयोग, इस काल में लोहे का बढ़ता प्रयोग देखा गया। दूसरा, सिक्कों का विकास, व्यापार के लिए आहत सिक्के जो पंचमार्क सिक्के जिसे हम कहते हैं, चांदी और तांबे के सिक्के का विकास हुआ था। नए नगर और राज्यों का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ, बुद्ध और जैन जैसे धर्म जैसी विचारधाराओं का विकास हुआ। इसलिए हम इस पूरे काल को एक परिवर्तनकारी युग कह सकते हैं। कितने बड़े बड़े विकास हुए भाई इस काल में। तो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे? मोस्ट प्रश्न है, और इस में तो जितने भी मोस्ट है केवल हमने वही जो है वो कलेक्ट किए हैं, इसलिए ध्यान देना है। वैसे हम ये कर चुके हैं, पर फिर भी अच्छी एक चीजें हम एक बार देख लेते हैं, खास पॉइंट्स भाई। उपजाऊ भूमि, जो गंगा और सोन नदियों के कारण यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, कृषि जो है वो अच्छी की जाती थी, पानी की सुविधा हो जाती थी। लोहे की खदानें थी, आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानें थी जिससे मजबूत हथियार और उपकरण बनते थे। हाथियों की उपलब्धता, जंगलों में हाथी उपलब्ध होते थे जिससे सेना का महत्वपूर्ण अंग थे। और साथ ही साथ सुरक्षित राजधानी भाई, कि प्रारंभिक राजधानी राजगीर पहाड़ियों से गिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र जल दुर्ग के समान थी। ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण मगध एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बना था। अब हम बढ़ेंगे आगे, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्य प्रशासन, सबसे पहले तो केंद्रीकृत प्रशासन पर ध्यान देना है। सत्ता का केंद्र राजा था। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी,
तोसली और सुवर्णगिरी। नेक्स्ट है मजबूत संचार व्यवस्था थी, साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए जमीन और नदियों के रास्तों का जाल था। विशाल सेना थी, मैगस्थनीज के अनुसार सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां बनी थी। नौसेना, यातायात, पैदल, अश्वारोही, रथ, हाथी आदि। और धम्म का प्रचार, प्रशासन को मजबूत करने के लिए अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को लागू किया था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे, महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं थी भाई मगध साम्राज्य की। अब देखो मैप से रिलेटेड कुछ स्थान जो मैं खास खास स्थान बता रहा हूं, आप एक बार नक्शा लेकर के अभ्यास कर देना। वैसे मैंने मैप की क्लास पहले आपको बता दी है, आप जाइएगा, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिलेगा, वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको मानचित्र वाली क्लास मिलेगी, वहां से इनको मिला लेना एक बार। भाई राजगीर सबसे पहले तो राजगीर जो है वो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और वर्तमान में बिहार में पड़ती है। अगर आपको भारत के मानचित्र में बिहार कहां पर है वो अगर आपको याद रह गया और बिहार में कहीं पर भी अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो आपका आंसर ये राइट हो जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का है। दूसरा है पाटलिपुत्र, ये भी मगध की राजधानी थी, जिसे मौर्य साम्राज्य कह सकते हैं, ये भी बिहार में है। नेक्स्ट है भाई तक्षशिला, जो शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था, पाकिस्तान में है वर्तमान में, प्राचीन शिक्षा का केंद्र और मौर्य प्रांतीय केंद्र था। साथ ही साथ उज्जैनी, जिसे उज्जैन हम कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में व्यापारिक और मौर्य प्रांतीय केंद्र था। उसके बाद फिर सुवर्णगिरी, ये कर्नाटक में है, और दक्षिण में सोने की खदानों के पास ये भी एक मौर्य केंद्र था। हमने मौर्य शासन के 5 राजनीतिक केंद्र जो देखे थे उसमें से ये भी एक था। फिर एक मथुरा आता है भाई, जो उत्तर प्रदेश में है। कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां यही इसी स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हमारा सेकंड चैप्टर था हिस्ट्री का। दोस्तों आपके दिमाग में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई भी देता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होता है हमारा वो भी मैं आपके कमेंट्स के आधार पर लाता हूं। इस प्रकार हम पर डे 2-2 चैप्टर करेंगे। अभी आपको एक मिल रहा है क्योंकि मेरे पास थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो गया उस वजह से, पर बहुत ही जल्दी मैं आपको 2 या 3 चैप्टर करके हम एग्जाम से पहले कंप्लीट आपका कोर्स कवर करवा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लाएंगे आपके लिए, हम लाइव क्लास भी लाएंगे, कल नहीं हो पाई थी बट आगे मैं कंटिन्यू करूंगा उसको। और उसके अलावा हिंदी का कोर्स भी हमारा साथ साथ में चल रहा है, तो जो स्टूडेंट हिंदी के भी हैं वो भी तैयारी करें, और जो हिस्ट्री के हैं दोनों के हैं तो दोनों की तैयारी आप करते रहें। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।